वहीं वाराणसी में एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कर रही है। सर्वे के लिए एएसआई की टीम कई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है ताकि बिना खोदे ही अंदर छिपे राज बाहर आ सके और सर्वे का काम तय समय तक पूरा किया जा सके। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि तहखाने के अंदर खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम कलाकृतियां मिली है, साथ ही कई मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी में सर्वे के बाद खुलेंगे राज। सर्वे को लेकर अलग अलग दावे। सर्वे से होगा दूध का दूध, पानी का पानी। ज्ञानवापी में एएसआई की ओर से सर्वे की जा रही है। सभी को भरोसा है कि ज्ञानवापी के सर्वे में कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो सदियों से चले आ रहे विवाद को खत्म कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। सर्वे के दौरान बहुत कुछ दावे भी किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि तहखाने के अंदर खंभों पर हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम कलाकृतियां मिली हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को लेकर लीक हो रही खबरों पर नाराजगी व्यक्त की है। सदियों से जिन साक्ष्यों के आधार पर ज्ञानवापी में मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है, उसका राज अब जल्द ही खुलने वाला है। गुंबद से लेकर जमीन तक हर जगह सर्वे किया जा रहा है। सर्वे जो हो रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं, मुस्लिम समाज भी संतुष्ट है और हर दिशा में ज्ञानवापी हर क्षेत्र में जो है बढ़ के सारे हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं सब सर्वे कर रहे हैं बिल्कुल, और हम उसे संतुष्ट हैं। हम सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा संतुष्ट है। सर्वे जो है सकुशल बड़े प्रोसेस से अपनी तकनीकी से एएसआई की पूरी टीम, पूरी यूनिट पूरे परिसर का सर्वे कर रही है। क्रमशः जो है अपने हिसाब से जो उनको जहां समझ में आ रहा है, जहां उचित समझ में आ रहा है, वो सारे लोग कर रहे हैं। उसमें तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गुंबद की एक खड़की नुमा आकृति को एएसआई का सदस्य इंची टेप से नापते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एएसआई का एक और सदस्य ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी छोर की तरफ वाले गुंबद पर सीढ़ी के सहारे चढ़कर उसकी नाप जोख करता हुआ नजर आ रहा है। ये सर्वे बेहद साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। इससे पहले एएसआई के एक्सपर्ट ने मशीनों का प्रयोग कर ज्ञानवापी के तीनों गुंबद की 3D इमेजिंग और मैपिंग की थी। डिजिटल नक्शा तैयार कर मस्जिद की छत की भी गहराई से जांच की थी। सर्वे बहुत कायदे से हुआ है, एएसआई अपना काम कर रही है। चारों तरफ का सर्वे हुआ है, साफ सफाई, व्यास जी का तहखाना भी साफ हुआ है और एएसआई अपना काम कर रही है। देखिए, जो सर्वे शुरू था 5 दिन से, अभी उसी पर फोकस किया जा रहा है। पूरा मतलब तहखाना से लेके गुम्बद से लेके सारे तरह मतलब एक एक चीज पे मतलब लोग सर्वे करें और सर्वे से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। पूरी तरह से सहयोग करें मुस्लिम पक्ष में और पूरे परिसर में हो रहा है, फैल के मतलब चारों तरफ से लोग कर रहे हैं। हाँ, कल भी होना है, तो 2 तारीख को उनको सब रिपोर्ट करना है, कल भी होगा। सर्वे हमारी टीम बहुत अच्छी तरह से सर्वे कर रही है, उससे हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आगे चल रहा है, विपक्ष लोग सहयोग कर रहे हैं, टीम स्वतंत्र रूप से सर्वे कर रही है, टीम निरंकुश रूप से किसी का अंकुश नहीं है, आदेश के अनुपालन में सर्वे कर रही है, कई मशीनों यंत्रों का प्रयोग कर रही है, लाइट दिखाने वाला है, दूरी नापना डिटेक्टर है, क्या क्या है मशीनों का नाम स्पष्ट बताना संभव नहीं है, एएसआई वाले ही स्पष्ट बता पाएंगे। एक चीज़ है कि विपक्ष भी सहयोग कर रहा है, ताला चाबी खोल करके वहाँ पर उनके लोग उपस्थित हैं। एएसआई ने अब तक कुछ नहीं बताया है, लेकिन ज्ञानवापी का पहला सर्वे करने वाली कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानवापी परिसर में ऐसे तमाम सबूत मौजूद है जो सच पर पड़ा पर्दा उठाने के लिए काफी है। ये सबूत 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में है और इसमें सबसे अहम है परिसर की पश्चिमी दीवार, जिस पर ज्ञानवापी के मंदिर होने के जिंदा सबूत मौजूद है। तहखाने में अब तक जो भी चिन्ह सर्वे की टीम ने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं, उससे जिज्ञासा बढ़ रही थी कि आगे क्या होगा। और भी कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनको लेकर तमाम संभावनाएं जताई जा रही है, जो यहाँ मंदिर होने का दावा मजबूत कर सकती है। न्यूज़ स्टेट। वहीं वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे के बीच हिंदू पक्षकारों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं।
बिल्कुल, वो तो पाषाण खंडों में है, उनके शिला जो लेख है, शिल्प कला है, वो तो यथावत है, तो सामने आएंगे ही, उनकी जांच हो रही है और करेंगे ही। देखिए, जो है वो तो रहेगा ही, बस और कुछ नहीं, हम और ज़्यादा नहीं बोल सकते। सारे रिपोर्ट दाखिल होने के बाद बताऊंगा। मतलब ये भी माना जाए कि हाँ है, इसका मतलब सारे रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल हो जाने के बाद दोनों रिपोर्ट मना नहीं कर रहे हैं तो हाँ है। मैंने क्या कहा कि सारे रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल हो जाएंगे, वो तो रिपोर्ट दाखिल है। देखिए बिल्कुल सारे रिपोर्ट तो कोर्ट में ही दाखिल होंगे, आदेश भी वहाँ से आएगा। आप साथ साथ रहते हैं, वायरल वीडियो और इसका सच क्या है समय पर बता दूंगा। मतलब आप मना नहीं कर रहे हैं? समय पर बता दूंगा, अभी कुछ मना नहीं कर रहे हैं। 43 साल पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का सच सामने आ गया है। योगी सरकार ने दंगे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद के डॉक्टर शमीम अहमद खान इस दंगे का सूत्रधार था। दंगा कराने का मकसद सियासी फायदा उठाना था। रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों के दाग से सियासत बेदाग निकली। रिपोर्ट को सार्वजनिक सरकार करना चाहती थी और जहां अपनी पीठ सरकार थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के मुद्दे से ध्यान हटाने का आरोप भी साथ ही में लगा रही है। लेकिन इस रिपोर्ट से ये तो साफ हो गया है कि सियासी फायदे के लिए सियासत करने वाले दंगा कराने से भी गुर्रेज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार दंगों पर नियंत्रण किया है, दंगाइयों पर नियंत्रण किया है, और जिन्होंने कभी दंगा किया था और अपराध को छिपाने और लोगों के सामने सच आने से रोकने की कोशिश किया था, आज वह सच सामने आ रहा है। कौन दंगाइयों को बचाता है, कौन दंगाइयों को छिपाता है, कौन दंगाइयों को बढ़ावा देता है, यह सच भी सामने आना चाहिए प्रदेश के, देश के। उसी के क्रम में देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक दिशा में राजनीति करने में विश्वास रखती है। हमेशा हमने राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा और इस दिशा में काम किया, और निश्चित तौर पे किसी भी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का विपक्ष के पास कोई ये मुद्दा नहीं है। मुद्दाविहीन विपक्ष आज बेवजह सरकार को घेर के राजनीतिक माइलेज बटोरना चाहता है, लेकिन जनता सबकी सच्चाई जानती है। 40 वर्षों में लगभग 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके समर्थन की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और पिछले 17 से 22 तक तो वर्तमान सरकार थी पूर्ण बहुमत की, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तब इच्छा शक्ति क्यों नहीं जागृत हुई इस रिपोर्ट को टेबल करने की? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस रिपोर्ट में को जो कहा गया है कि कई बार इसको टेबल करने का प्रयास किया पर नहीं करी गई, तो उसमें तो उनकी सरकारें भी थी। क्या ये अपने ही नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसानों के फसलों की लूट का, नौजवानों के रोजगार का, और इस प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का, इन बातों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जुमलेबाजी करती है, और ये सिर्फ शगुफा है। और हमें जो जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री की अपनी नाकामी सदन में चर्चा न हो, और हमारी नाकामी पर चर्चा न हो, इसलिए इस तरीके की मुद्दे लाई। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय सचिव कौसर हयात खान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। बात करके चले जाना और उसके बाद रिपोर्ट दे देना, ये जाहिर करता है कि कोई क्या नाम किसी और के इशारे पर जस्टिस सक्सेना काम कर रहे थे, और वो जांच जो है निष्पक्ष नहीं करना चाहते थे। और ये रिपोर्ट भी किसी दूसरे के इशारे पर तैयार की गई है, और जिसको फिर अलमारी के अंदर बंद कर दिया गया, दाखिल दफ्तर कर दिया गया। एक तरह से मैं इसे कहता हूँ लिपापोती की गई। दूसरे में ये कहना चाहता हूँ कि ये सांप्रदायिक दंगा था ही नहीं। 13 अगस्त को 9 बजे जो फायरिंग हुई है, उसके बाद से शहर में 9 बजे के बाद से शहर में कुछ नहीं हुआ। वहीं यूपी विधानसभा में मुरादाबाद दंगे की 43 साल बाद आई रिपोर्ट को मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर ST हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। पीएससी जिम्मेदार है उस दंगे की, और उसने ना लाठी चार्ज करा, ना उसने आंसू गैस छोड़ा, सीधे फायरिंग शुरू कर दी। ईद के दिन कोई मुसलमान आपस में
कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ा करता है। राजनीतिक ही मायने हैं इसके। मुसलमानों को बांटने की साजिशें हैं। ये रिपोर्ट इतने दिन बाद आना, और जाहिर है हर आदमी सोचता है कि उसका मुख्यमंत्री कौन था और प्रधानमंत्री कौन था। उस वक्त के हालात कुछ और थे और अब के हालात कुछ और हैं। तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद एक्शन में सरकार आई है और विधायकों सांसदों के फोन न उठाने की शिकायत की गई है। शासन की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। सभी विभागों के अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचित सांसदों विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन हो और जनप्रतिनिधियों के नंबर अधिकारी कर्मचारी सेव कर ले, और इसको लेकर के अब आदेश जारी किए गए हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यूपी में कल से शुरू हो रहा 77वें स्वाधीनता दिवस का उत्सव मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन कर मनेगा 77वां स्वाधीनता दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा बयान। प्रदेशवासियों से सीएम का आह्वान है कि अमृत काल में आइए फहराए हर घर तिरंगा। काकोरी में 9 अगस्त को सीएम दिलाएंगे आम जन को पंच प्रण, 75 पौधों का रोपण भी होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। योगी सरकार की नीतियों के चलते यूपी महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान बन गया है। सीएम योगी के निर्देश पर 21 जुलाई से 7 अगस्त तक प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का विशेष अभियान चला। 4 अगस्त तक महिला अपराध संबंधी मामलों में 98.1% तक निस्तारित कर पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। महिला अपराध से संबंधित लंबित मामलों के निस्तारण में भी पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच के मामलों में पूरे देश में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। महिला संबंधी अपराधों पर नकेल कसने के लिए शक्ति मोबाइल, महिला हेल्प डेस्क 1090, महिला पुलिस बीट और महिला बीट पुलिस अधिकारी की नियुक्ति, महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए महिला मतदाताओं को साधने को भाजपा अपने महिला कार्यकर्ताओं को अभी से तैयार कर रही है। कमल मित्र योजना बनाकर पहले उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। बीजेपी कमल मित्र का प्रमाण पत्र देकर अपने महिला कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ा रही है। ऐसे में लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 200 कमल मित्र तैयार करने की पार्टी की यह रणनीति है, तैयारी है और योजना, जिसका सिलसिला निरंतर चल रहा है। गोरखपुर में जो महिला मोर्चा के जो हमारी कार्यकर्ता हैं, वो महानगर की कमेटी है, जिले की भी कमेटी है, क्षेत्र की भी कमेटी है, वो कमेटी जो महिला मोर्चा में काम कर रही हैं उन महिलाओं को भी, और ऐसी महिलाएं जिनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, जो महिला उत्थान और सशक्तिकरण को लेकर के है, ऐसे लोगों को उन योजनाओं के बारे में बता करके और उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी कमल मित्र बने। 13 लोकसभा सीटें हैं गोरखपुर क्षेत्र में, 62 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से 200 कमल मित्र बनाने की योजना है और इस योजना पर इस समय महानगर का जो कार्यालय है पार्टी का, वहाँ इस समय काम आप देख रहे हैं चल रहा है। कमल मित्र योजना जो आई है, इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं कहीं ना कहीं महिलाओं से संबंधित होती हैं, बच्चों से संबंधित होती हैं, गरीबों से होती हैं, दिव्यांगों से होती हैं। तो कमल मित्र प्रशिक्षण जो लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विशेषकर जो योजनाएं हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, उन योजनाओं को किस तरह से हम हर एक घर में हर एक महिला तक पहुंचाएं। शहरी क्षेत्र में 60 कमल मित्र हम लोगों ने बनाया है और प्रक्रिया ये भी है कि अभी दूसरा चरण का भी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर तबके तक, ग्रास रूट लेवल तक भी हम ऐसे लीडर फाइंड आउट करके लाएँ जो वहाँ पर रह करके भी अगर सोनिका वहाँ नहीं जाती हैं तो वहाँ पे एक सोनिका तैयार हो। ये हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं, जैसे
कोई महिला रोजगार करना चाहती उनके लिए ये मोदी जी माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये योजना महिलाओं तक पहुंचाने के लिए घर घर में महिलाओं अपनी रोजगार शुरू करें, उस उद्देश्य से ये 15 योजना शुरू की गई है महिलाओं की, सिर्फ महिलाओं के लिए। पहली बात, अगर कोई अनपढ़ महिला भी है और वो बीजेपी से जुड़ गई है तो उसे इतनी सारी जानकारी मिल गई है कि हम लोग कुछ भी बता, जैसे मान लीजिए कि कोई एकदम बेसहारा औरत है, वो या विधवा हुआ या उसके हस्बैंड छोड़ दिए, हम लोग घर जाके बताते हैं 10,000 से लेके 50,000 रुपए तक सरकार उनको मुहैया करा रही। मैं नगर निगम में जा कर के उनको खुद उपलब्ध करवाई हूँ। ज़मीनी स्तर से उठे हैं और हमारे देश की महिलाओं को ज़मीनी स्तर से ऊपर उठा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने तमाम योजना दिया, तमाम योजना चलाई और उस योजना को जन जन तक हम महिलाओं तक पहुंचाने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग दी गई, हम लोगों से एग्ज़ाम लिया गया, हम लोग क्वालिफाई हो गए। अब हम लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि बाकी जो भी महिलाएं हैं जो नहीं जानती हैं उनको हम लोग उत्थान के तरफ अग्रसर करें। 2024 के लिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां सीपी लक्ष्मी सिंह के आदेश पर अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई जारी है। कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी के करीब 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित 4 मंजिला मकान कुर्क किया गया है। मयूर विहार शशि गार्डन में मौजूद 105 वर्ग मीटर प्लॉट पर बना मकान कुर्क किया गया है। सुंदर भाटी पुत्र हुकुम सिंह भाटी, निवासी गगौला, थाना कासना, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी कार्रवाई के चलते आज गैंगस्टर सुंदर भाटी पर ग्रेटर नोएडा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद है, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, सुंदर भाटी का मकान है मयूर विहार के अंदर। इस मकान को जेवर थाना पुलिस कुर्क करने के लिए पहुंची है और मदद के लिए स्थानीय पुलिस, दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। इस मकान के अंदर काफ़ी जो किराएदार थे उन सबको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। ये सुनिश्चित किया गया है पहले के मकान के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। सुंदर भाटी के आपराधिक इतिहास की अगर बात की जाए तो सुंदर भाटी पर 47 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके गैंग के अंदर करीब 54 एक्टिव मेंबर हैं। 54 लोगों को रखकर सुंदर भाटी अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली, तमाम इलाकों में सुंदर भाटी का वर्चस्व हुआ करता था। हालांकि सुंदर भाटी अभी जेल में बंद है। जेल में बंद होने के साथ साथ ये प्रभावी कार्रवाई देखी गई है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर आज ये कार्रवाई हुई है और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये गली भी अगर हम आपको दिखाएं, इस गली की तरफ से एक मकान का गेट है, एक गेट को अभी सील कर दिया गया है। तो तमाम जो मकान है यहाँ पर संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। माना जा रहा है आने वाले दिनों में सुंदर भाटी की जो अन्य संपत्ति चिन्हित की गई थी उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ सुंदर भाटी गैंग में सक्रिय 54 अन्य सदस्यों की संपत्ति को लेकर भी पुलिस लगातार सर्च कर रही है और आने वाले दिनों में उन पर भी एक प्रभावी कार्रवाई देखी जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, मयूर विहार। वहीं सावन के महीने में अयोध्या में झूला मेले को लेकर प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। मेले को लेकर अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए हैं। सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना है, बल्कि जो श्रद्धालु हैं उनमें किसी प्रकार की उन्हें कोई असुविधा ना हो। बहुत सारे लोग विभिन्न जगह से आते हैं, उनमें कोई असुविधा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। उसको लेकर के यातायात के स्थानीय स्तर पर कुछ डाइवर्जेंस किए गए हैं। कुछ दिनों के लिए हम लोग हाईवे पर भी जो भारी वाहन हैं उनके भी डाइवर्जेंस की स्कीम्स को लागू करेंगे और कुल मिलाकर के उद्देश्य यह है कि किसी को कोई असुविधा ना हो और सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो सके। इसके लिए व्यापक निर्देश सभी संबंधित को दिए गए हैं और हम लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण अब किसानों के हक में बड़ी पहल करने जा रहा है। लैंड पुलिंग योजना के तहत मेडा किसानों के साथ पार्टनरशिप भी करेगा और यदि किसान पार्टनरशिप नहीं करना चाहता तो फिर उनके नक्शे बनवाने और तमाम जानकारियां भी मेडा उपलब्ध कराएगा। इतना ही नहीं, बैंक लोन कराए जाने में भी मदद करेगा। किसान से पार्टनरशिप में सब खर्चा एमडीए करेगा और कॉलोनी विकसित कर कुछ हिस्सा एमडीए और कुछ हिस्सा किसान को मिल जाएगा।
यदि जनपद के 2 या 2 से ज़्यादा किसान लैंड पूलिंग कर अपनी कोई परियोजना विकसित करना चाहते हैं और उनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तकनीकी पक्ष के बारे में, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट क्या काम करते हैं, नक्शे कैसे बनवाए जाते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और नियमानुसार वो प्राधिकरण में आवेदन करते हैं तो प्राधिकरण नक्शा बनाने की कार्रवाई उनके लिए करेगा। वही उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी के मकान पर कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित करवाया। अतीक अहमद के करीबी गुड्डू मुस्लिम पर उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गुड्डू मुस्लिम हत्याकांड के बाद अभी तक लगातार फरार है गुड्डू मुस्लिम और लगातार कार्रवाई की जा रही, तलाश की जा रही है और इसी बीच गुड्डू मुस्लिम का घर कुर्क किया गया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर, गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई। उमेश पाल हत्याकांड में फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जिस पर 5 लाख का इनाम भी घोषित है। तो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है। जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसका अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम घटना के दिन से ही फरार है, जो अब तक पकड़ में नहीं आया है, जिसके संबंध में विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट द्वारा 82 CRPC की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत इसको भगोड़ा घोषित किया गया है। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी है। अगर नियत तिथियों में नहीं मिलता है या नहीं पकड़ा जाता है तो राशि की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के बाद आज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ 82 की कार्रवाई की गई है और कल शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया था और आज जो है गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो पुलिस की तमाम टीमें हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर धूमरगंज हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं। और आप देखें तो घर के सामने ये नोटिस, गुड्डू मुस्लिम के घर पर ये नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें 82 की नोटिस है, जिसमें एक तरह से ये कहा गया है कि गुड्डू मुस्लिम अगर सरेंडर नहीं करता तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और जिस तरह से लगातार गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है और तमाम जो शूटर्स हैं उनमें कई शूटर्स, 4 शूटर्स मारे जा चुके हैं। अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का आज तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। पड़ोस के लोग, मोहल्ले के लोग यहाँ पर जमा हैं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जो शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम यहाँ से 10 साल की उम्र में ही जा चुका था और मोहल्ले वालों की माने तो उसके बाद से वो दोबारा यहाँ पर लौट करके आया नहीं है। तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई का कितना असर होता है और गुड्डू मुस्लिम आखिर कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।